ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀखे, मुस्लिम एक, सिख फ्रॉम पंजाब और तीजे जनरल। आ गलत हो गया, मुस्लिम थे या सिख फ्रॉम पंजाब या जनरल कम्युनिटी। इस वास्ते इनका जो रेशो था वो था 1-10 लाख के ऊपर, यानी 1 मिलियन पर एक मेंबर लेना था। अब कितने मेंबर लिए? 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जिसमें से 292 प्लस 4 296 हमारे प्रोविंसेस से हो गए। 11 प्रोविंसेस थी, यानी जो सूबे बोलते थे उस टाइम, ये ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल में थे अंग्रेजों के। जो नहीं थे वो प्रिंसली स्टेट्स थी, राजाओं के इलाके। वो आ गए आपके 93। यहां से जो मेंबर भेजे गए वो सारे नॉमिनेटेड थे, और यहां से जो बंदे भेजे गए वो सारे इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लोगों ने डायरेक्ट नहीं चुने, वो लोगों के चुने हुए लोगों ने 389 चुने हैं। अब इसके भी दो पोर्शन थे, एक तो 292 प्लस 4 में कौन से आगे? ABCD, यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। ए का मतलब अजमेर मारवाड़, बी ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी कुर्ग जो आज की डेट में कर्नाटका में है, डी दिल्ली। ये आपके चार जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, और 292 बाकी प्रोविंसेस थे। यहां से इलेक्शन से आए हैं लोग, इनडायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स। और जो 93 हैं वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी हमारे जो राजाओं के अंडर जो इलाके थे, यहां से नॉमिनेटेड थे। जो भी पढ़े लिखे लोग थे, राजा उसको नॉमिनेट कर देता था। इस तरह 389 आए। मेथड क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से, या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये दो मेथड थे। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, पार्शियली इलेक्टेड पार्शियली नॉमिनेटेड मानी जाती है, और इसको बोलते हैं प्रीडिसेसर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से पहले कानून बनाने वाली बॉडी। जो रिकमेंडेशंस आई वो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया। अंग्रेजों ने 3 अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया। एक थे पैथिक लॉरेंस, हेड थे, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो 1942 में क्रिप्स बनाने वाले भी थे, हमारा जो क्रिप्स मिशन हुआ करता था। अब इसके अलावा इन्होंने बोला कि अपना अगर संविधान बनाना है तो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंस अगर चाहिए तो उस केस में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके ये मेंबर्स हुए, और उसमें कुछ कमेटीज भी आई। जो कमेटीज मेजर हैं वो 8 कमेटीज हैं। जो मेजर कमेटीज हैं वो 8 हैं। उनको कैसे याद करते हैं उसका भी तरीका है, इसको मैं कर देता हूं। जो 8 कमेटीज हैं उस पर जो क्वेश्चन बनता है इस तरह से बनता है। एक तो जवाहरलाल नेहरू हेड हैं 3 कमेटीज के, उनको पीसीएस से हम याद कर सकते हैं इस तरह से। और दूसरा है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें हम पीए। और तीसरे हैं राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके नाम पे एसपी एक्रोनिम बना सकते हैं। अब पीसीएस में क्या है? पी का मतलब पावर कमेटी, पावर कमेटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। सी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, लेकिन ये यूनियन की है, सेंटर की, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तीसरी है एस स्टेट्स कमेटी, यानी कमेटी जो नेगोशिएट करेगी स्टेट से, स्टेट्स कमेटी। ये तीनों के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू हैं। दूसरी है पीए, पी यहां पे आ गया प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी सूबों की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। ए आ गया एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी 2 मैटर्स पे है, एक है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा है हमारा माइनॉरिटीज। अब जो फंडामेंटल राइट्स पे हैं वो उनके पास उसकी सब कमेटीज भी हैं। तो आपसे पूछेंगे कि सब कमेटी के हेड कौन थे?
जो सरदार पटेल को 2 कमेटी देगी, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी उसके हेड थे JB कृपलानी। ये वो JB कृपलानी हैं जो आजादी के टाइम पे INC के प्रेसिडेंट भी थे। उस साल इलेक्शन नहीं, वो 1946-7 में। और ये इनकी जो वाइफ है सुचेता कृपलानी का भी नाम आता है, जो इंडिया की किसी स्टेट की पहली CM बनी, जो यूपी से बनी, वो इनकी वाइफ थी। दूसरी कमेटी है माइनॉरिटीज कमेटी। माइनॉरिटीज कमेटी हेडेड बाय HC मुखर्जी, सब कमेटी सॉरी। तो HC मुखर्जी हैं, ये कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मैंने आपको बताया कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कम्युनिटीज, तो मुस्लिम के लिए अलग, सिख पंजाब के लिए अलग और जनरल अलग, जिसमें सारे आगे उनके लिए मेंबर्स अलग बनाए गए। दूसरे केस में अगर बात करें हम कि कमेटीज, तो 8 कमेटीज हो गई। अब यहां पे और मेंबर भी 389 हो गए। अब जो 8 कमेटीज हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने 7 तो आपको बता दी, 8वीं कमेटी है सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। उनकी एक बहुत बड़ी टीम है, इसलिए इसको बनाने वाले BR अम्बेडकर साहब को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? यहां गलत लिखा हुआ है, 8 नहीं है, इसके मेंबर्स थे 7। कैसे याद करेंगे? 7 मेंबर्स के लिए हम बोलते हैं GK, MMM और खैतान। अब GK क्या? GK का एक नाम आ गया गोपाला स्वामी अयंगर, K का नाम आ गया कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस तरह से गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी 2 हो गए। और MMM में मुंशी मोहम्मद करके, मुंशी मोहम्मद मित्र। तो मुंशी कौन है? KM मुंशी। M कौन है? मोहम्मद सदुल्ला। ये M कौन है? ये हैं हमारे BL मित्र। और लास्ट में खैतान। खैतान बहुत बड़े फैन हमारी वो रही है, फैन की कंपनी, तो खैतान DP खैतान वो है। अब इसमें से जो एक M है BL मित्र, इल हेल्थ की वजह से छोड़ देते हैं, बाद में इनकी जगह पे माधवराव आ जाते हैं। और जो खैतान साहब है इनकी डेथ हो जाती है, इनकी जगह पे T कृष्णमचारी आ जाते हैं। इस तरह से टोटल हो गए 6 + 1 BR अम्बेडकर, 7 मेंबर्स हैं। फिर समझा देता हूं, ये मैंने बता दिया आपको कम्युनिटीज में मुस्लिम, सिख एंड जनरल आएगा। ये 389 की स्ट्रेंथ आएगी, बिल्कुल ठीक है। 296 + 93। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आएगी तो अंबेडकर साहब और टोटल जो हैं 7 मेंबर्स होंगे, 6 + 1। और टोटल कमेटी जो मेजर है वो 8 हैं, उनके बारे में बता दिया। तो इसमें क्वेश्चन, और इसके जो चेयरमैन है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, वो जवाहरलाल नेहरू आएंगे। तो आंसर इसका 3rd है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें दिया राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ संविधान का बेसिक पढ़ लेते हैं। देखिए, जब हम रिपब्लिक बने, गणतंत्र बने 1950 26 जनवरी को। गणतंत्र रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट होता है, या हेड एग्जीक्यूटिव होता है, ही इज इलेक्टेड बाय पीपल। हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इलेक्टेड बाय पीपल। यहां पे हमने एग्जीक्यूटिव, हेड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है और रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है। तो इलेक्टेड बाय पीपल, यहां पे हेडिटरी नहीं होगा, मुनैरिक नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, लोग चुनते हैं, उसको रिपब्लिक बोलते हैं, जो हेड जहां पे हम चुनते हैं। अब जब 1950 में हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बने, तो उस टाइम हमारा जो पार्ट्स थे संविधान के वो 22 थे, आज की टाइम में 25 हो गए। जो शेड्यूल थे, जिनको अनुसूचियां बोलते हैं, उस टाइम 8 थी, आज वो 12 हो गई हैं। जब हमारे आर्टिकल्स थे वो 395 थे, आज की डेट में 470 क्रॉस कर गए हैं। ये आर्टिकल्स और शेड्यूल्स और हमारे पार्ट्स। अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगर स्टार्टिंग के पार्ट कौन से हैं, तो 1 से 4 में हम अपने कंट्री के बारे में, यूनियन पार्लियामेंट की पावर्स आ गया, जो टेरिटरीज बोलते हैं वो आती हैं। 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप एक्ट आते हैं, और 12 से 35 में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिनको हम FRs यानी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कहते हैं। अब ये 5 को पढ़ने, FRs को पढ़ने का तरीका, इस टाइम टोटल है 6, शुरू में थे ओरिजिनली 7,
एक कौन सा डिलीट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी। आपसे पूछेंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट अब लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारा आज की डेट में डिलीट हो गया। अब डिलीट कब किया, तो डिलीट 44th अमेंडमेंट यानी संशोधन, जिसकी क्रिया हम साउथ अफ्रीका से ली है हमने, आर्टिकल 368। 44th का मतलब आपका हो गया 1978, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया, तो बच गए 6 कैसे पढ़ते हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आता तो उसके लिए याद रखिए EFCC। अब ई क्या है, इक्वलिटी। इक्वलिटी में इक्वल होता है वर्ड, तो 5 होते हैं लेटर्स उसमें, तो उसको याद रखिए 14 से 18, ये 5 है, 14 + 4 तो टोटल हो गए 5। ये आ गया इक्वलिटी। फिर आता है फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम में फ्री वर्ड आता है, फ्री 4 लेटर्स होते हैं, तो 4 लेटर्स के लिए लगाएंगे 19 से 22, ये हो गया आपका फ्रीडम वाला, ठीक है। फिर आता है ई, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो एक्सप्लॉयटेशन में एक्स वर्ड आता है EX, तो 2 ही होते हैं उसमें लेटर्स, तो 2 के लिए हो गए 23, 24। फिर आता है F, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें फिर फ्री आ गया, तो उसमें 4 होते हैं, 25, 26, 27, 28, ये इसके आर्टिकल्स हो गए। फिर आता है सी का मतलब आपका जो हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, उसके अंदर कल्चरल एंड एजुकेशन सी और ई 2 हो गए, तो हम इसको लिखते हैं 29 और 30। फिर आता है लास्ट, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सारे अधिकार बेकार हैं अगर हमारे पास ये अधिकार ना हो कि हम कोर्ट में जा सकें। उसके लिए 5 रिट्स होती हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, मिसयूज करता है कोई, तो उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में जाने के लिए 226। पीसीएस वाला पूछेगा कि ज्यादा दायरा किसका, तो बोलेंगे हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट के एक्सप्लॉयटेशन में भी जा सकते हैं, नॉर्मल लीगल राइट के एक्सप्लॉयटेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। रेमेडी होता है उपचार, इलाज। आपका अगर बीमारी का इलाज करने का अधिकार ही आपके पास नहीं है, कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, तो बेकार है। इसलिए ये राइट बहुत जरूरी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार। इसके लिए 5 रिट्स हैं। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इस आर्टिकल को बोला था BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल करके, इन फंडामेंटल राइट्स का, संविधान का हार्ट एंड सोल यानी दिल और आत्मा ये है। तो ये आपके 5 इसमें हो जाते हैं। और आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट वाला पार्ट 4 है, 36 से 51 DPSP का है, और 51A फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11। जहां पे A आ गया, B आ गया, क्लॉज लग गए, समझ लीजिए बाद में ऐड हुए, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए काफी है। पीसीएस की तैयारी कर रही है तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो करिए, कमेंट जरूर करिए अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है। हर टॉपिक पे आपको ये आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम आपको दिखा देंगे कि जो हमने एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं, वो एग्जाम में आते हैं। जय हिंद।